स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा इंडियन पॉलिटी का क्लास नंबर 4 होने वाला है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि पिछले 3 क्लासेस में आपको बताया गया है कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ है, जिसके अंतर्गत हम लोग कंपनी का शासन और ताज का शासन इन दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग संविधान सभा के निर्माण की जो प्रक्रिया थी, जिसके तहत संविधान का निर्माण किया गया, इनके बारे में पढ़े। साथ ही साथ संविधान सभा की 7 बड़ी समितियां और 13 छोटी छोटी समितियां थी, इनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। समितियों के अध्यक्ष के बारे में भी जाना है। तो जब हम लोग का संविधान बनकर तैयार हो गया, तो जैसा कि आपको बताया गया था कि जब संविधान हम लोग अंगीकृत किए थे यानी कि एडॉप्ट किए थे, वो था आपका डेट 26 नवंबर 1949 को, जबकि संविधान को लागू हम लोग 26 जनवरी 1950 को किए। जब संविधान को हम लोग एडॉप्ट किए थे तो उस समय संविधान में टोटल 22 भाग थे, और अगर वर्तमान में देखें तो ये अभी 25 भाग हैं। और जब संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद थे। अभी भी 395 अनुच्छेद है, बस इसमें कई सारे क्लॉजेस जुड़ गए हैं। इसके अलावा जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय टोटल 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि अभी टोटल 12 हो चुकी हैं। इसके बाद जब हम लोग का संविधान बनकर तैयार हुआ तो हम लोग जाने थे कि ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान था। अगर आर्टिकल के माध्यम से देखें तो भारत के संविधान में टोटल 395 आर्टिकल है, जबकि अगर कनाडा की संविधान की बात करें तो उसमें मात्र 147 अनुच्छेद है। अमेरिका की संविधान की बात करें तो उसमें मात्र 128 अनुच्छेद है। वहीं दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे 253 आर्टिकल है। और अगर यूएसए यानी कि अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे मात्र 7 आर्टिकल ही है वहाँ के संविधान में। तो अगर आर्टिकल के माध्यम से देखा जाए तो आपका विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारत का, जो कि लिखित संविधान है। इसके अलावा अगर हम लोग भारतीय संविधान की विशेषता देखें तो वो है जैसे कि ये सबसे लंबा संविधान है, और संसदीय प्रकार की विशेषता यहाँ पे व्यवस्था जो है वो यहाँ पे अपनाई गई है। साथ ही साथ भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली इसको अपनाया गया है। यहाँ पे आपातकाल को भी अपनाया गया है। यहाँ पे एकल नागरिकता अपनाया गया है। यहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। यहाँ पे मौलिक अधिकार को भी अपनाया गया है। तो ये सभी जो थी, ये हम लोग का भारतीय संविधान का विशेषता हो गया है। अब हम लोग भारतीय संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसको हम लोग संविधान का आत्मा भी कहते हैं, यानी कि सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रीएम्बल को कहा जाता है। तो आज हम लोग संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि प्रस्तावना के बारे में ये उल्लेखित किया गया है कि जो आपका प्रस्तावना है ये संविधान की आत्मा है। ठीक है, प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है। अगर प्रस्तावना की बात करें हम लोग तो संविधान की आत्मा ये कहे हैं ठाकुर दास भार्गव। तो ठाकुर दास भार्गव के द्वारा कहा गया है कि संविधान जो है तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। वहीं अगर एन के पालकीवाला के द्वारा, एक ये भी हिस्टोरियन रहे हैं और एक ये बहुत बड़े राजनीतिकविद भी रहे हैं, तो एन के पालकीवाला के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा गया है। तो परिचय पत्र प्रस्तावना को एन के पालकी के द्वारा कहा गया है। वहीं के एम मुंशी है ना, तो के एम मुंशी के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का राजनीतिक जन्मपत्री या फिर कुंडली कहा है। तो राजनीतिक जन्मपत्री या फिर कुंडली प्रस्तावना को के एम मुंशी के द्वारा कहा गया है। तो प्रस्तावना के बारे में 3 पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहले संविधान की आत्मा ठाकुर दास भार्गव के द्वारा, संविधान का परिचय पत्र एन के पालकीवाला के द्वारा, वहीं राजनीतिक जन्मपत्री या फिर कुंडली ये के एम मुंशी के द्वारा कहा गया है। इसके अलावा देखिए जो हम लोग का प्रस्तावना है यानी कि प्रीएम्बल, तो प्रीएम्बल का जो विचार है वो आपका यूएसए से लिया गया यानी कि अमेरिका से। तो प्रीएम्बल का विचार यानी कि थॉट ये आपका अमेरिका से लिया गया है। वहीं अगर प्रस्तावना का आधार माने यानी कि बेस, तो इसका बेस तैयार होता है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। जैसा कि हम लोग संविधान सभा की जो प्रथम बैठक के बारे में बात करते हैं, तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है।
जो दूसरा बैठक होता है वो 11 दिसंबर 1946 को होता है। इसके बाद जो तीसरा बैठक होता है 13 दिसंबर 1946 को। तो इसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को इसमें पेश किया जाता है, जो कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया इस प्रस्ताव को। और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। फिर बाद में यही भारतीय प्रस्तावना का आधार बना। अगर हम लोग प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो 3 बात याद रखिएगा कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से, प्रस्तावना का आधार क्या है और प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लिया गया है। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग प्रस्तावना का जो स्टार्टिंग होता है वो शब्द इससे होता है, हम भारत के लोग, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसमें ये पूरा वहाँ से लेकर स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ये बताया जाता है। अगर हम लोग सीक्वेंस में बात करें जो शब्दावली है, जैसे कि संप्रभु है, आपका समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, तो ये सीरीज आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस सीरीज को आप याद रखने के लिए एक पॉइंट है उसको देखिएगा, SSS, ठीक है, SSS, उसके बाद है आपका D, उसके बाद है आपका R। तो एक S से आपका सॉवरिन, एक S से आपका सोशलिस्ट और एक S से आपका सेक्युलर होगा, D से आपका डेमोक्रेटिक और R से आपका रिपब्लिक होगा। तो SSSDR, इससे आप इस सीक्वेंस को याद कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु यानी कि सोवरेन, भारत को समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, भारत को पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर, भारत को लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक और भारत को गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। तो ये क्रम आपको याद रखना होगा, SSSDR, इसके द्वारा। अब देखिए जो संविधान है, तो संविधान का जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना स्टार्ट होता है हम भारत के लोग। उसके बाद जो शब्दावली का सीक्वेंस है, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये आपको सीरीज याद रखना होगा। इसके बाद देखिए जो न्याय है, न्याय यहाँ पे 3 तरह के न्याय की बात किया गया है। एक तो है आपका सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय, तीसरा है राजनीतिक न्याय। तो संविधान में 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसके बाद अगर देखिएगा तो संविधान का जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी की भी बात की गई है, जो कि 5 तरह का है। पहला है विचार यानी कि थॉट, दूसरा है अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन, तीसरा है विश्वास यानी कि बिलीव, चौथा है धर्म यानी कि फेथ, और 5वां है आपका उपासना यानी कि वर्शिप। तो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप, ये 5 तरह का लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता की बात की गई है। इसके अलावा अगर हम लोग ये प्रस्तावना में देखिए समानता की भी बात की गई है, यानी कि इक्वलिटी। इक्वलिटी 2 तरह का किया गया है, एक है आपका प्रतिष्ठा का यानी कि स्टेटस का, और दूसरा है आपका अवसर का यानी कि अपॉर्चुनिटी का, ठीक है। तो संविधान का जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना हर एक बुक के स्टार्टिंग में लिखा रहता है, आप इसको बढ़िया से कंठस्थ कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो आपका प्रस्तावना है ये स्टार्ट होता है हम भारत के लोग से ही। उसके बाद इसमें 5 जो है वो वर्ड आपको याद रखना होगा एक सीक्वेंस में। पहला है संप्रभु, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है पंथ निरपेक्ष, चौथा है लोकतांत्रिक और 5वां है आपका गणराज्य। ये 5 वर्ड को सीक्वेंस में ही याद रखना है। इसके बाद प्रस्तावना में 3 तरह का जस्टिस का बात किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। वहीं प्रस्तावना में 5 तरह का स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी का बात किया गया है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप का। इसके बाद प्रस्तावना में 2 तरह का इक्वलिटी यानी कि समानता का बात किया गया है, प्रतिष्ठा यानी कि अवसर, प्रतिष्ठा यानी कि स्टेटस और अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी, इसकी बात की गई है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग एक एक वर्ड को डिटेल से समझने का प्रयास करें कि संप्रभु का अर्थ क्या होता है, समाजवादी का अर्थ क्या होता है, तो वो कुछ इस प्रकार होगा। आइए सबसे पहले हम लोग एक अर्थ जो है संप्रभु यानी कि सॉवरेन, इसका अर्थ क्या होता है इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। संप्रभु होता है जो, तो संप्रभु का अर्थ होता है स्वयं का प्रभु। स्वयं का प्रभु मतलब कि खुद का मालिक मैं हूँ, तो ये आप संप्रभु हैं, ठीक है। अगर इसको लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़े तो वो कुछ इस प्रकार होगा कि कोई देश जो अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय स्वयं ले सके उसे संप्रभु राष्ट्र कहते हैं।
तो कोई देश जो अपने आंतरिक और अपने बाहरी निर्णय स्वयं ले सके, वो अपने निर्णय लेने के लिए किसी दूसरे देश पे या किसी दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर निर्भर ना रहे, तो ऐसे में उस राष्ट्र को हम लोग संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। ठीक है। इसमें दो तरह की संप्रभुता की बात की जाती है, जैसे कि आंतरिक संप्रभुता यानी कि इंटरनल सॉवरेन, और आपका बाहरी संप्रभुता यानी कि आउटर सॉवरेन, एक्सटर्नल सॉवरेन। ठीक है। अब देखिए, नाम मात्र की संप्रभुता, नाम मात्र की संप्रभुता भी होती है, एक आपका वास्तविक संप्रभुता होती है और एक आपकी कानूनी संप्रभुता होती है। जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हम लोग का जो कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र प्रमुख है, लेकिन वास्तविक प्रमुख कार्यपालिका का कौन है, तो वो प्रधानमंत्री है। तो ठीक इसी तरह नाम मात्र की संप्रभुता वो कौन है, राष्ट्रपति है। वहीं अगर वास्तविक संप्रभुता की बात की जाए तो वो जनता में निवास करती है। वहीं अगर कानूनी संप्रभुता की बात की जाए तो वो संविधान में ये निवास करती है। तो समझ में आ गया संप्रभु मतलब क्या होता है। संप्रभु का अर्थ हम लोग जाने कि कोई देश जो अपने आंतरिक बाहरी निर्णय स्वयं ले सके, तो उसे हम लोग संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। इसमें आंतरिक की भी बात की जाती है और बाहरी संप्रभुता दोनों की बात की जाती है। फिर हम लोग जाने कि नाम मात्र की संप्रभुता किसके पास है, वास्तविक संप्रभुता किसके पास है और कानूनी संप्रभुता किसके पास है। इसके बाद एक वर्ड और आता है समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट। तो समाजवादी शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें हम लोग 4 वर्ड के बारे में जानेंगे। एक है आपका उदारवाद जिसको हम लोग लिबरलिज्म कहते हैं, एक है मार्क्सवाद यानी कि मार्क्सिज्म, एक है आपका समाजवाद यानी कि सोशलिज्म, और एक है आपका साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म। तो इन चारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं उदारवाद क्या है। तो उदारवाद क्या है, तो देखिए उदारवाद का जो जनक है वो है जॉन लॉक। ठीक है। तो उदारवाद के जनक जॉन लॉक है। और उदारवाद के बारे में बताया जाता है कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। कहने का मतलब जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, इसमें सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है। तो ऐसे में हम लोग इसको कहते हैं उदारवाद। ठीक है ना। तो उदारवाद जिसका जनक जॉन लॉक, और उदारवाद का अर्थ कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, जैसे कि एग्जाम्पल में यूरोप। ठीक है। वहीं अगर दूसरा हम लोग बात करें तो एक होता है आपका मार्क्सवाद यानी कि मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म का जो जनक है वो है आपके फेमस व्यक्ति है जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। इसका नाम याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स जो है वो मार्क्सवाद के जनक है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आपका जर्मनी में। ठीक है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट वो है आपका समाजवाद। समाजवाद को हम लोग सोशलिज्म कहते हैं। इसका जनक है आपके लेनिन साहब। तो समाजवाद के जनक लेनिन साहब है। और समाजवाद में इसका अर्थ क्या होता है, देखिए नियंत्रित अर्थव्यवस्था। तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना जिसमें उत्पादन के विभिन्न स्रोत सरकार के नियंत्रण होते हैं। तो कहने का मतलब है जो समाजवाद है, तो समाजवाद में जो समाजवाद का जनक है ये है आपके लेनिन साहब। और समाजवाद में जो अर्थव्यवस्था होती है इसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है, सरकार का कंट्रोल होता है। और उत्पादन का जो तीनों मतलब कि किसी भी अर्थव्यवस्था का जो तीनों क्षेत्र है, यानी कि उत्पादन कहने का मतलब प्रोडक्शन, और दूसरा है आपका वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा है आपका कंज्यूम यानी कि उपभोग। तो इन तीनों पे जो सरकार का कंट्रोल हो तो उसको हम बोलेंगे समाजवाद, और तीनों पे सरकार का कंट्रोल नहीं हो तो उसको बोलेंगे उदारवाद। ठीक है। इसके बाद देखिए एक और वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं साम्यवाद। तो साम्यवाद का अर्थ होता है आपका कम्युनिज्म। तो साम्यवाद का अर्थ है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का जो जनक है ये आपके माओ तसे तुंग है, माओ सेतुंग है ना। तो इनका जनक, साम्यवाद का जनक है माओ सेतुंग। ठीक है ना। तो माओ सेतुंग साम्यवाद के जनक है यानी कि कम्युनिज्म के फाउंडर हैं। और जो आपका माओ सेतुंग जो है ये आपका चीन में पाया जाता है यानी कि चाइना में ये पाया जाता है। ठीक है। और अगर समाजवाद की बात करें तो समाजवाद आपका लोकतांत्रिक एवं इसको गांधीवादी समाजवाद भी कहते हैं। तो लोकतांत्रिक और जो गांधीवादी समाजवाद है ये इसी में ही आता है, और ये समाजवाद भारत में देखने को मिलता है, जबकि उदारवाद यूरोप में देखने को मिलता है, मार्क्सवाद जर्मनी में, समाजवाद भारत में, साम्यवाद चीन में देखने को मिलता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है जिस अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप हो। तो ये हो गया। अब आइए एक और वर्ड है जो कि है आपका धर्मनिरपेक्ष।
और धर्मनिरपेक्ष को ही पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है। पंथ निरपेक्ष क्या है क्या नहीं है इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष, जिसको हम लोग सेक्युलर भी कहते हैं, ये क्या है देखिए। धर्म का अर्थ क्या होता है, यह नियमों का समुच्चय है। कहने मतलब ये नियमों का, रूल्स का ये संग्रह है, जिन नियमों को व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए धारण करता है। कहने मतलब जो धर्म है ये नियमों का संग्रह है, और जिन नियमों को व्यक्ति धारण करता है किस लिए, तो अपने जीवन जीने के लिए, बेहतर जीवन जीने के लिए। अब देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धर्म से अलगाव। तो निरपेक्षता का अर्थ क्या है कि धर्म से अलगाव। कहने मतलब है देश का कोई धर्म नहीं होगा, और देश जो है वो धर्म से अपने आप को सेपरेट ही रखेगा। भारत में महात्मा गांधी ने पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत दिया है। देखिए, जो महात्मा गांधी है वो भारत में पंथ निरपेक्षता यानी कि धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत ये दिए हैं, जिसके अनुसार व्यक्ति पंथ से अलगाव कर सकता है परंतु धर्म से नहीं। पंथ मतलब, पंथ जो है, महात्मा गांधी जो है वो पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत दिए थे महात्मा गांधी, और जिनके अनुसार व्यक्ति जो है वो पंथ से अलगाव कर सकता है, मतलब अलग हो सकता है, परंतु वो धर्म से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है ना। परंतु पंथ जो हो गया वो आपका रीति रिवाज, कल्चर, ये हो गया आपका। लेकिन जो धर्म है वो व्यक्ति धर्म से कभी भी अलग नहीं हो सकता है। अपने नैतिक मूल्यों के आधार पे अपने पंथ से तो वो अलगाव कर सकता है, परंतु वो धर्म से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है। नोट, भारत में धर्मनिरपेक्षता या फिर धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है वो देखिए। भारत को हम लोग जब आर्टिकल 12 के तहत हम लोग राज्य का भी दर्जा देते हैं, तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। कहने का मतलब है भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा। ये पहला पॉइंट है, अगर भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष की बात की जाए तो। उसके अलावा भारत में राज्य को धर्म से कोई भी संबंध नहीं है। कहने मतलब है कि आपका भारत में जो है ये राज्य के धर्म के मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके अलावा भारत में राज्य जो है सभी धर्मों को बराबर मानता है। कहने मतलब है आर्टिकल 12 के तहत हम लोग राज्य वर्ड बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। तो राज्य या फिर जो भारत है ये कभी भी किसी धर्म को लेकर वैश्य नहीं होगा, और ये सभी धर्मों को बराबर मानेगा। ठीक है ना। किसी भी एक धर्म को बढ़ावा और किसी एक धर्म को नीचा नहीं दिखाया जाएगा। तो भारत में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है कि भारत अर्थात जो इंडिया है इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसका कोई भी धर्म नहीं होगा, और ये धर्म के मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा, और इसके समक्ष सभी धर्म जो है वो बराबर है। ठीक है ना। बस इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक। ठीक है। डेमोक्रेटिक जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो है आपका डेमो और एक है आपका कार्टिया। तो डेमो का अर्थ होता है जनता और कार्टिया का अर्थ होता है शासन। ठीक है। तो लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या है, जनता का शासन। वहीं अगर हम लोग जनता का सरकार, इसमें हम लोग एक कोटेशन है कि जनता का सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए चुना जाता है। कहने मतलब है जनता के लिए और जनता के द्वारा चुना गया शासन को ही लोकतंत्र कहा जाता है। ये अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था, ये कोटेशन। इसके बाद देखिए, लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है सरकार को चुनने की व्यवस्था या फिर विकल्प। तो अगर हम लोग लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र का जो वास्तविक में जो अर्थ है, इसका जो मीनिंग है वो है सरकार को चुनने की व्यवस्था या फिर उसका विकल्प। ठीक ना। तो ये लोकतंत्र कहलाता है। इसके अलावा देखिए, हम लोग का प्रस्तावना में गणराज्य शब्द लिखा हुआ है यानी कि रिपब्लिक, जिसका अर्थ क्या होता है वो देखिए। जहाँ देश का प्रमुख निर्वाचित हो उसे गणराज्य कहते हैं। देखिए, कहने का मतलब है हमारे देश का जो प्रमुख है, भारत का प्रमुख यानी कि देश का प्रमुख किसे माना जाता है, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, भले ही वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट रूप से हो, लेकिन उसका निर्वाचन होता है ना, ये इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ देश के प्रमुख का निर्वाचन हो उसे हम लोग गणराज्य कहते हैं। हेड ऑफ द नेशन इज इलेक्टेड इज कॉल्ड रिपब्लिक। तो जो नेशन का यानी कि राष्ट्र का अगर जो हेड होता है, अगर वो निर्वाचित हो यानी कि इलेक्टेड हो, तो हम लोग कहते हैं वो देश गणराज्य देश है। अब देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है
कि ब्रिटेन में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री जो है वो निर्वाचित होता है, यानी कि ब्रिटेन में सरकार का प्रमुख है कौन? प्रधानमंत्री, और जो प्रधानमंत्री है वो निर्वाचित है। अंततः ब्रिटेन एक लोकतंत्र है। कहने मतलब है हमारे यहाँ जो कार्यपालिका का जो हेड है या फिर हमारे सरकार का जो हेड है वो अगर चुना जा रहा है तो वो हम लोग कहते हैं क्या? प्रधानमंत्री, सॉरी वो कहते हैं हम लोग लोकतंत्र है। कहने मतलब जनता अपने हेड का चुनाव कर रही है। वहीं जिस देश में जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वो भी अगर चुना जा रहा है तो आपका कहलाएगा वो गणराज्य। ठीक है, तो ब्रिटेन में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री जो होता है ये निर्वाचित है। अतः ब्रिटेन एक लोकतंत्र है, जबकि राष्ट्र का प्रमुख राजा या फिर रानी है ये निर्वाचित नहीं होता है, ये वंशानुगत होता है। तो वंशानुगत के आधार पर प्रमुख है ये। अतः ब्रिटेन जो है वो गणतंत्र नहीं है। कहने का मतलब है ब्रिटेन में जो सरकार का प्रमुख है जिसको हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं ये तो निर्वाचित है, इस आधार पे ये तो लोकतंत्र तो है। लेकिन जो राष्ट्र का प्रमुख है जो कि वहाँ पे राजा है या फिर रानी है ये वंशानुगत है, ये निर्वाचित नहीं है, इसलिए गणतंत्र नहीं होगा। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत तो लोकतंत्र है ही, क्योंकि यहाँ पे सरकार का जो प्रमुख है यानी कि प्रधानमंत्री, इसका इलेक्शन होता है, इसका निर्वाचन होता है। और भारत गणतंत्र भी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो राष्ट्र का प्रमुख है यानी कि राष्ट्रपति, इसका भी निर्वाचन होता है, जबकि ये अप्रत्यक्ष रूप से और ये प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो भारत लोकतंत्र भी है, गणतंत्र भी है। किससे है वो हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए संविधान में न्याय की भी बात की गई है, तो न्याय क्या है वो देखिए। भारत के संविधान में, किसके संविधान में? तो भारत के संविधान में रूस की क्रांति यानी कि जो 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, तो उसी क्रांति से प्रेरित होकर आपका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ये तीनों न्याय का सिद्धांत को लिया गया है। ठीक है ना, तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इसको रूसी क्रांति 1917 से प्रेरित होकर भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल किया गया है। अब देखिए सामाजिक न्याय की बात की जाए तो सामाजिक न्याय क्या है वो देखिए। सामाजिक न्याय का अर्थ समान, अर्थ जो है वो मतलब कि समान में न्याय करना। कहने मतलब है सभी के साथ न्याय करना। अगर सभी व्यक्तियों के साथ न्याय किया जा रहा है, किसी को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है, तो ये आपका सामाजिक न्याय हो गया। कहने मतलब किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना। तो संविधान में अनुच्छेद जो है आपका 38, संविधान का आर्टिकल आपका 39A, 41, 42, 46, 47, ये सभी जो है वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। ठीक है ना, तो सामाजिक न्याय कहने का मतलब है समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के साथ न्याय करना, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करना। इसमें 2-4 आर्टिकल हम लोग देखना पड़ेगा जो कि DPSP में हम लोग देखे थे, तो उससे हम लोगों का सामाजिक न्याय सुनिश्चित होता है। वहीं अगर हम लोग आर्थिक न्याय की बात करें, कहने का मतलब है संसाधनों पर सभी का समान नियंत्रण। तो जो हमारे देश में जो उपलब्ध संसाधन है उस पर सभी का समान अगर अधिकार हो तो उससे आर्थिक न्याय भी सुनिश्चित होगा। जैसे कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C, ये भी दोनों आर्थिक न्याय की जो संकल्पना है इसको पूरा करती है। ठीक है ना, तो सामाजिक न्याय हम लोग जान चुके हैं, आर्थिक न्याय भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं राजनीतिक न्याय। राजनीतिक क्या है वो देखिए। आर्टिकल 326 के तहत चुनाव लड़ने और वोट देने का जो अधिकार है इसको हम लोग राजनीतिक न्याय कहते हैं। तो भारत में राजनीतिक न्याय है ना, आर्टिकल 326 के तहत आप चुनाव लड़ सकते हैं और वोटिंग भी कर सकते हैं, ये आपका राजनीतिक न्याय है। ठीक ना, ये 3 तरह का न्याय भारत में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग स्वतंत्रता की बात करें यानी कि लिबर्टी की, तो हम लोग देखे हैं कि भारत में जो है जो प्रस्तावना है इसमें 5 तरह का स्वतंत्रता का बात किया गया है, वो हम लोग देखे हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि जो आर्टिकल 19 है हम लोगों का, उस आर्टिकल 19 में भी हम लोग 6 प्रकार की स्वतंत्रता यानी कि जो फ्रीडम है इसको हम लोग इसमें देखते हैं। स्वतंत्रता को लिबर्टी भी और फ्रीडम भी कहा जाता है। आज़ादी मतलब फ्रीडम और स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी। तो प्रस्तावना में 5 तरह का लिबर्टी का बात किया गया है और आर्टिकल 19 में 6 तरह का लिबर्टी का बात किया गया है। ठीक है ना, अगर हम लोग प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है इसको देखें तो सबसे पहले आपका विचार का स्वतंत्रता है और आपका अभिव्यक्ति का भी स्वतंत्रता है।
वहीं विश्वास और धर्म और उपासना इन तीनों का भी स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल 19 के तहत आपका विचार और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता आपका आर्टिकल 19 में तो आ ही जाता है। वहीं विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता आपका आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 के अंतर्गत आता है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि जो स्वतंत्रता है हमारे प्रस्तावना में और हमारे आर्टिकल 19 में 6 तरह की जो स्वतंत्रता दी गई है, ये भी हमारे संविधान में शामिल की गई है। अगर हम लोग विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देखें तो ये आपका आर्टिकल 19 में आता है, जबकि विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देखें तो ये हमारा आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में आता है। इसके बाद हम लोग अगर स्वतंत्रता की और दो तरह का स्वतंत्रता देखिए हम लोग, एक है आपका प्रतिष्ठा और अवसर। स्वतंत्रता नहीं, यहाँ पे होगा आपका समता। ठीक है ना, तो अगर ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा आपका समता। तो समता की बात करें तो दो तरह का समता है, एक आपका प्रतिष्ठा का यानी कि स्टेटस का, और एक आपका अवसर का यानी कि अपॉर्चुनिटी का। तो प्रतिष्ठा के अवसर हम लोग देखते हैं आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 17 में और आर्टिकल 18 में। तो 16 नहीं है, आर्टिकल 15 है। ठीक है ना, तो 15, 17, 18 इसमें प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता दी गई है या समता दी गई है। वहीं अगर अवसर की समता की बात करें तो आपका आर्टिकल 16 में दिया हुआ है। कहने का मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना लोक नियोजन में अवसर की समता, तो इसमें सबको समानता दिया जा रहा है। ठीक है ना, सबको समता दिया जा रहा है। स्वतंत्रता आपका 5 तरह का है प्रस्तावना में, वहीं समता आपका 2 तरह का है। ये समता होगा, ये स्वतंत्रता नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो संविधान में स्वतंत्रता 5 तरह का है, जो कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25, 26, 27, 28 से जुड़ा हुआ है। वहीं अगर समता की बात की जाए तो समता आपका आर्टिकल 15, 17 और 18 से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रतिष्ठा ऐड है। और अगर समता में अगर हम लोग अवसर की बात करें तो ये आपका आर्टिकल 16 से जुड़ा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो प्रस्तावना में वर्ड जिक्र किया गया है, वो है आपका बंधुत्व। बंधुत्व कहने का मतलब है भाईचारा, कहने का मतलब है फ्रेटर्निटी। तो भाईचारा हम लोग देखते हैं मौलिक कर्तव्य के माध्यम से यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के माध्यम से। और प्रस्तावना में एकता का भी इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है। एकता का मतलब होता है यूनिटी। कहने का अर्थ है कि देश के लोगों के जो है सांस्कृतिक और जो मनोवैज्ञानिक लगाव है, इसको हम लोग एकता कहते हैं। तो देश के लोगों का देश के प्रति जो सांस्कृतिक और जो मनोवैज्ञानिक लगाव है देश के प्रति, इसी को ही हम लोग एकता कहते हैं। ठीक है ना, तो देश के प्रति देश के लोगों का जो सामाजिक, सांस्कृतिक और जो मनोवैज्ञानिक लगाव है, उसी को एकता कहा जाता है। इसके बाद अखंडता वर्ड यूज किया गया है। अखंडता कहने का अर्थ है इंटीग्रिटी। तो अखंडता का अर्थ होता है देश में भौगोलिक जुड़ाव को अखंडता कहा जाता है। कहने का अर्थ है ये पूरा भारत जो एक एरिया है, ये आपका एक भौगोलिक क्षेत्र है। इस भौगोलिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले सभी लोग अपने आप को भारतीय कहते हैं। तो ये अखंडता का ये और एकता का ये परिचय है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी में दिया हुआ है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है या फिर नहीं है। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है या फिर नहीं है, इसके लिए भी कई सारा विवाद हुआ था। अगर उन विवाद की हम लोग बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले 1960 ईस्वी में एक वाद हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं बेरूबारी बनाम भारत संघवाद। तो 1960 में बेरूबारी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया गया था। कहने का मतलब है इस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। अतः प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, अतः प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता है। तो कहने का अर्थ है कि बेरूबारी बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया, अतः प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। इस बात में वो बोला कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, इस कारण से उसमें हम लोग किसी भी तरह का जो है वो संशोधन यानी कि अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, एक बात बेरूबारी में ये बोला गया। उसके बाद 1973 ईस्वी में ही एक और वाद आता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
जो है आपका केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद, ठीक है ना। तो केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद, इसमें बोला गया कि इस केस यानी कि वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। पहले तो नहीं माना था, लेकिन इस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, ठीक ना। साथ ही साथ जो 368 के तहत जो संविधान संशोधन जो होता है, वो बोला कि इसमें 368 के तहत इसमें संविधान का जो ये प्रस्तावना है इसमें संशोधन तो कर सकते हैं। फिर बोला कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग ही नहीं बल्कि मूलभूत ढांचे का ये भाग है। और जो मूलभूत ढांचा यानी कि जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया और बेसिक स्ट्रक्चर में प्रस्तावना को भी शामिल किया और फिर कहा कि प्रस्तावना में किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। ये केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद में कहा गया। इसके बाद 1995 में एक और वाद आता है जो है आपका LIC ऑफ इंडिया जो वाद है। इसमें बोला कि इस वाद या फिर केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक भाग कहा। अभी समझिए, बेड़ूबारी जो वाद था 1960 में, इसमें बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः प्रस्तावना में जो संशोधन नहीं हो सकता है। फिर बोला 1973 के केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद में कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। साथ ही साथ ये बोला कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया और उसमें बोला कि प्रस्तावना जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, अतः प्रस्तावना में किसी भी तरह का संशोधन फिर नहीं हो सकता है। फिर बोला 1995 में जो LIC वाद हुआ था, LIC ऑफ इंडिया वाद, इसमें बोला कि जो आपका प्रस्तावना है ये संविधान का आंतरिक भाग इसको बताया गया, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखिए एक ना 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 ईस्वी में। तो 42वां संविधान संशोधन होता है 1946 ईस्वी में और इस संशोधन के तहत जो प्रस्तावना है इसमें 3 वर्ड जोड़े गए हैं। एक है आपका समाजवादी, एक है पंथ निरपेक्ष और एक है आपका अखंडता। तो समाजवादी यानी कि सोशलिज्म, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलरिज्म और अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड को प्रस्तावना में 1976 में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है ना। अगर हम लोग प्रस्तावना का महत्व की बात की जाए तो प्रस्तावना जो है इसको हम लोग अपनाए थे कब, तो संविधान के साथ ही 26 नवंबर 1949 को। इसको लागू कब किए, तो 26 जनवरी 1950 को। अगर हम लोग प्रस्तावना की अगर प्रकृति यानी कि नेचर की बात करें तो कैसा है, वो है आपका SSS, फिर है आपका DR। कहने का मतलब है संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और R से आपका गणराज्य, ठीक है ना, यानी कि रिपब्लिक। इसके बाद देखिए जो आपका प्रस्तावना है इसका उद्देश्य क्या है। इसका 3 तरह का उद्देश्य है। एक तो न्याय दिलाना है यानी कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। वहीं इसका एक और उद्देश्य है वो है समानता। तो समानता 5 तरह का है। एक है समानता नहीं, पहले स्वतंत्रता। तो इसमें 5 तरह का स्वतंत्रता का बात किया गया है। पहला विचार की स्वतंत्रता, दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा है धर्म की स्वतंत्रता, चौथा है विश्वास की स्वतंत्रता और 5वां है आपका उपासना की स्वतंत्रता। इसके अलावा प्रस्तावना का जो उद्देश्य है वो है आपका समानता या फिर समता। इसमें 2 तरह की समता की बात की गई है, एक है आपका प्रतिष्ठा का और एक है आपका अवसर का। इन 2 समता की बात इसमें की गई है। तो हम लोग अब ये जान गए हैं कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। पहले तो बेड़ूबारी वाद में बोला गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। फिर बोला गया 1973 में केशवानंद भारती वाद में कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। साथ ही साथ इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया। फिर बोला कि प्रस्तावना जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। फिर ये बात बोला गया कि जो प्रस्तावना है अब इसमें किसी भी तरह का संशोधन नहीं हो सकता है, लेकिन 1976 में संशोधन हो गया। फिर जो देखते हैं LIC ऑफ इंडिया वाद 1995 में आता है। इसमें भी बोला गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। और हम लोग जाने कि 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड प्रस्तावना में जोड़े गए। तो हम लोग प्रस्तावना का प्रकृति कैसा है वो हम लोग जान गए, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है वो भी हम लोग जान चुके हैं।
ठीक ना। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब हम लोग जो प्रस्तावना है यानी कि जो संविधान है इसको भाग बाय भाग हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब है पहला भाग हम लोग देखेंगे भाग 1 जो कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। पहले इसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग भाग 2 जो आपका नागरिकता है। फिर हम लोग भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार। फिर भाग 4 यानी कि डीपीएसपी। फिर भाग 4A यानी कि मौलिक कर्तव्य। फिर भाग 5 संघ के बारे में। फिर भाग 6 राज्य के बारे में। तो इस तरह से करते करते हम लोग संविधान के जो है 22 भाग इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हम लोग का जो प्रस्तावना है ये कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।